ऐसा हमने बहुत बार सुना है कि मैनिफेस्टेशन एक चीज़ होती है। तो क्या सोच में इतनी ताकत है कि अगर किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में मैं सोच रहा हूँ वो चीज़ सच में एक्चुअली मेरे साथ हो जाए या मुझे मिल जाए? पाना चाहते हैं, इच्छाएं भी बहुत है, लेकिन फिर भी प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। अच्छी सोच को किसी भी हालत में नहीं छोड़ना, ये मेरी क्वालिटी बन जाए। अच्छी सोच, अगर सोच में इतनी ताकत है कि हम किसी चीज़ को मन में अगर ठान ले, कुछ हमारे मन में विचार आ जाए, तो वो एक्चुअली मैनिफेस्ट हो सकता है, 100% हमारे सामने आ सकता है। व्यक्ति जो बोल रहा है कई गुना वो उसके ऊपर सोच रहा है। सोच, कर्म और संस्कार का क्या संबंध है? कैसे हमारे विचार, हमारे एक्शंस और हमारे संस्कार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और कैसे ये सब मिलके हमारी डेस्टिनी को शेप करते हैं। इसके साथ ही हम कार्मिक अकाउंट्स फिलॉसफी को भी एक्सप्लोर करेंगे। कैसे हमारे पास्ट कर्मास हमारे प्रेजेंट और फ्यूचर को गवर्न करते हैं। सनातन धर्म की इस गहरी विजडम के माध्यम से हम ये सीखने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम हमारी लाइफ को और मीनिंगफुल बना सकते हैं। इस ब्यूटीफुल टॉपिक को डिस्कस करने के लिए आज हमने फिर एक बार त्रिवेणी दीदी को इनवाइट किया है। त्रिवेणी दीदी के साथ ये हमारा सेकंड पॉडकास्ट है। हमारे सोच की क्या पावर है, क्या रैंडम नेगेटिव थॉट्स हमारे लाइफ पे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ला सकते हैं? गाइज ऐसे ही सारे क्वेश्चंस को आंसर करेंगी आज त्रिवेणी दीदी। तो गाइज रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये पॉडकास्ट आप प्लीज एंड तक देखना, ये बहुत ही ज्यादा मीनिंगफुल होने वाला है। विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स डाइव इनटू द पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच, आप वापस हमारे शो में आए। थैंक यू आपको भी जो सेवा के लिए हमें चांस दिया। आपका और आपके टीम का बहुत बहुत थैंक्स। दीदी लास्ट टाइम हमने मेडिटेशन के बारे में बात की, कैसे मेडिटेशन के थ्रू हम हमारे ब्रेन को कंट्रोल कर सकते हैं, उसके बारे में बात की। लेकिन आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं वो है सोच, कर्म और संस्कार। तो इसको हम वन बाय वन अगर समझने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले समझते हैं कि ये सोच क्या है और सोच की क्या पावर है। तो अगर आप बता पाए। जी जरूर। सोच, ये जो सोच है ये एक गॉड गिफ्ट कहेंगे। गॉड गिफ्ट को हो या प्रकृति की मानवीय जीवन में बहुत ही पावरफुल एक एनर्जी है। इस सोच के द्वारा व्यक्ति अपना पास्ट और फ्यूचर बना सकता है। मतलब पास्ट जो बीत गया उससे वो शिक्षा भी ले सकता है और उस शिक्षा से वर्तमान में वे अपना फ्यूचर भी बना सकता है। इसीलिए मैं कहना चाहूँगी कि ये सोच एक ऐसी एनर्जी है जिससे हम जैसा बनना चाहे वैसे बन सकते हैं। फील्ड में जिस प्रकार से हम सक्सेस लाना चाहते हैं उस सक्सेस को हम ला सकते हैं। हम जिस प्रकार से अपना व्यक्तित्व, अपनी पर्सनैलिटी बनाना चाहे बना सकते हैं। इसका माध्यम है हमारी सोच। ओके, तो ऐसा हमने बहुत बार सुना है कि मैनिफेस्टेशन एक चीज़ होती है जी, जिसमें हम जो भी चीज़ विचार करते हैं, जो भी चीज़ सोचते हैं वो रियल हो जाती है। तो क्या सोच में इतनी ताकत है कि अगर किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में मैं सोच रहा हूँ वो चीज़ सच में एक्चुअली मेरे साथ हो जाए या मुझे मिल जाए? बहुत कम लोगों के साथ ये चीज़ होती है। इसे आकर्षण का सिद्धांत भी कहा जाएगा। द सीक्रेट में आपने सुना होगा कि जिस चीज़ में हम कंसंट्रेट करते हैं, बहुत ज़्यादा उसके ऊपर हम फोकस करते हैं, फिर चाहे वो विचार हो, कोई वस्तु हो, कोई स्थान हो, जिसे मुझे प्राप्त करना है। और जब हम उसे प्राप्त करने के लिए बहुत सारे प्लानिंग करते हैं, बार बार उसके बारे में हम सोचते हैं, तो उस चीज़ को मैं अपने लिए आकर्षित करती हूँ और वही चीज़ को मैं प्राप्त करती हूँ। कई बार हम जो सोचते हैं लेकिन उस सोच को इतना डीप कॉन्शियस में नहीं ले रहे हैं। हाँ, सोच रहे हैं, मन ही मन में उस चीज़ को हम लाइक कर रहे हैं कि हाँ मुझे ये चीज़ चाहिए, चाहे वो मकान हो, प्रॉपर्टी हो या कंपनी में कोई पोस्ट हो
या कोई ऐसी पर्सनैलिटी को हम अपने आप में बनाना चाहते हो, होल सक्सेस को जो मैं पाना चाह रही हूँ या लेना चाह रही हूँ, उसके तरफ मैं चाहना रख रही हूँ, इच्छा रख रही हूँ, लेकिन वर्कआउट नहीं कर रही हूँ। उस एनर्जी को मैं आकर्षित नहीं कर पा रही हूँ, फुल कंसंट्रेट में उस थॉट्स के ऊपर नहीं हूँ। मन में है, फीलिंग भी अच्छी है, इच्छा भी रखी है, लेकिन फिर भी नहीं पा रही हूँ। कईयों में सक्सेस मिल जाता है क्योंकि उन्होंने पूरा अपने आप में कंसंट्रेट किया है, उसमें उन्होंने प्रैक्टिकल प्ले भी किया है कि चलो मुझे इस चीज़ को पाना है, प्लान भी बनाया है और उसे वर्कआउट स्टार्ट किया, तो वो बहुत जल्दी से उस चीज़ को प्राप्त कर लेते हैं। सोच के द्वारा ये चीज़ शुरू हुई है। सोच चला, इच्छा प्रकट हुई जी, या इच्छा प्रकट हुई, फिर मैंने सोचना शुरू कर लिया और सोच के साथ मैंने कर्म करना शुरू किया। तो वह आकर्षण का सिद्धांत एक एनर्जी के रूप में मैंने प्राप्त कर लिया और मैंने जीवन में उसे अपना लिया जो मुझे चाहिए था। लेकिन कई ऐसी डिफरेंट पर्सनैलिटी होती है, चाहते तो हैं, पाना चाहते हैं, इच्छाएं भी बहुत है, लेकिन फिर भी प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि जो मैं इच्छा रख रही हूँ उसमें मेरा कॉन्फिडेंस लेवल कम है। सूक्ष्म में मेरे सबकॉन्शियस माइंड में मुझे मेरे ही सोच के ऊपर डाउट है। पता नहीं मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, पता नहीं मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, हो सकता है या नहीं हो सकता है। वहीं पर मैंने उस एनर्जी को कट किया, तो मैं उस गोल को, उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकती हूँ। आपने एक चीज़ कही अभी दीदी कि जैसे हम किसी सोच को रख रहे हैं, कोई किसी सोच को रख रहा है, कोई लोग उसे प्राप्त कर पाते हैं, कोई लोग उसे प्राप्त नहीं कर पाते हैं। उसका एक डेफिनेशन आपने बताया या फिर डिफरेंशिएशन आपने बताया कि हम बस बोलते हैं लेकिन वो इंटरनली इम्बाइब नहीं करते हैं। राइट। तो उसको इम्बाइब कैसे करें हम? जो भी मैंने इच्छा रखी है, गोल रखा है, उसके तरफ पूरा विश्वास रखें, उस चीज़ के ऊपर मेरा ही है, मुझे ही मिलेगा, इस विश्वास के साथ आप उसे अपनाइए और एक पूरी रीति से फुल कंसंट्रेट हो जाइए। और सिर्फ कंसंट्रेशन ही नहीं उसके तरफ हो, लेकिन उस चीज़ को पाने के लिए आपको कुछ वर्कआउट भी करना होगा, कुछ उसके ऊपर काम भी करना होगा, उसको आपको कुछ कर्म में उस चीज़ को लाना भी होगा, तब आप इस चीज़ को पूरी रीति से प्राप्त कर सकते हैं। तो फर्स्ट कंसंट्रेशन, सेकंड जो भी अपने गोल रखा, प्लानिंग अर्थात वर्क किया और उस प्लानिंग के साथ अपने प्रैक्टिकल उसे फॉलो करना शुरू किया, एग्जीक्यूशन किया, तो आप उस चीज़ को प्राप्त कर सकते हो। तो अगर सोच में इतनी ताकत है कि हम किसी चीज़ को मन में अगर ठान ले, कुछ हमारे मन में विचार आ जाए, तो वो एक्चुअली मैनिफेस्ट हो सकता है, 100% हमारे सामने आ सकता है। जी, आ सकता है। अब एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हम देख पाते हैं, ये मोस्टली शायद हमारी जनरेशन का होगा या फिर बहुत लोगों में होता है कि अगर हम बैठे हैं, मन में विचार आते रहते हैं, मन में सोच आती रहती है, वो कई बार पॉजिटिव भी हो सकती है, कई बार नकारात्मक भी हो सकती है। क्या हो जाता है कि हम हमारे मन में बैठे बैठे विचार करते हैं, नेगेटिव सोचते रहते हैं, नेगेटिव आउटकम्स के बारे में सोचते हैं। ये अगर नहीं हुआ, अगर मैं बीमार पड़ गया, अगर मैं गिर गया, अगर मुझे लॉस हो गया, ऐसी चीज़ें हमारे मन में विचार आते रहते हैं। ये कोई कॉन्शियसली नहीं कर रहा है, कोई विचार करके नहीं कर रहा है, ये बस आ रहे हैं, ये अनकंट्रोल्ड थॉट्स हैं जी। तो क्या इस केस में वो अनकंट्रोल्ड थॉट्स मुझे वैसा रिजल्ट देंगे, नेगेटिव रिजल्ट देंगे? हाँ, जो चीज़ को आप न चाहते हुए भी बार बार सोच में आ रहे हो, चाहे फिर वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव फील्ड हो, जो भी आपसे सोच क्रिएट हो रही है, उस सोच का इफेक्ट आपके कर्म पर भी होगा। मन से निकलने वाली हर एक सोच का इफेक्ट हमारे ऊपर, हमारी बॉडी के ऊपर,
बॉडी के हर सेल्स के ऊपर, हमारे फील्ड के ऊपर और मेरे वर्क के ऊपर जरूर होते हैं। क्योंकि मैंने मेरे से जो सोच क्रिएट की है, तो जिस क्वालिटी की सोच मैंने क्रिएट की, उसी आधार पर मेरे बॉडी के सेल्स क्रिएट होते हैं। ओके, हमारे मन में जो विचार आ रहे हैं, हमारे मन में जो सोच आ रही है, जी, हमारे बॉडी के सेल्स उसी प्रकार से क्रिएट होते हैं। ओके सेल्स कहीं बाहर से नहीं बनते हैं। जी, मैंने जो उसे दिया है, इनपुट जो लिया है, फिर चाहे फिर वो अन्न, पानी और हवा हो, वो फिजिकल है। लेकिन इनर में एनर्जी के लेवल पर मेरी सोच बहुत सारे सेल्स को क्रिएट करती है। और वो सेल नेगेटिव अगर होंगे तो बार बार बीमार होना या बार बार कुछ न कुछ ऐसी चीज़ों का डर मन में आ जाना, जैसे मैं गिर जाऊंगा क्या, मेरे साथ ये चीज़ तो नहीं होंगी। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि मैंने मेरे नेगेटिव विचारों के द्वारा, सोच के द्वारा ऐसे डर के सेल्स को क्रिएट किया जो मैं नहीं चाहती हूँ। मुझे इस बात की समझ नहीं है, ज्ञान नहीं है, लेकिन अनजाने में मैंने जो भी सोचा उसका इफेक्ट सबसे पहले मेरे मन पर हुआ, फिर मेरे बॉडी के ऊपर हुआ। बॉडी के ऊपर हुआ इन द सेंस सेल्स वैसे ही क्रिएट किए जी। फिर उसी आधार पर वाइब्रेशंस क्रिएट हुए। जिस घर में मैं रह रही हूँ, जिस रूम में मैं रह रही हूँ, वहाँ का वायुमंडल भी मैंने प्रभावित किया। सेकंड, मेरे एक्टिविटी में भी वो आ गई बातें। मैं जो एक्ट कर रही हूँ, मैं जो कर्म कर रही हूँ, उसमें भी वही चीज कॉन्शियस में आ रही है। बर्ताव में, हमारे अप्रोच बर्ताव में, तो वो चीज आ जाती है। तो उसका इफेक्ट समझो, आप ऑफिस में काम कर रहे हो, लेकिन आपके नेगेटिव थॉट्स ऑफिस से आने के पहले ही स्टार्ट हो चुके हैं, तो आपने फील्ड ही ऐसी क्रिएट की है, तो आपको जो भी मिलेंगे वो नेगेटिव मिलेंगे। चाहे वो व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थान हो या आपका कार्य हो, फिर रिलेशन भी वैसे ही बनेंगे जी। इसीलिए सोच का महत्व बहुत है। सोच एक ऐसी एनर्जी है जो गॉड गिफ्ट के रूप में हमें मिली है। इसलिए इसे कैसे यूज करना है, ये हर एक पर्सन के ऊपर काम करता है। सोच के माध्यम से हमारी हेल्थ खराब हो सकती है, हमारे रिलेशंस खराब हो सकते हैं, हमारा फ्यूचर खराब हो सकता है। हेल्थ की अगर बात करेंगे तो हम काफ़ी बीमारियों को अट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन क्या अगर हम अच्छी सोच रखें तो हम अपने आप को हील कर सकते हैं बीमारियों से? जरूर कर सकते हैं। इसके ऊपर एक छोटी सी कहानी मुझे याद आती है। कहानी नहीं बोलेंगे, लेकिन रामायण में मैंने ये बात सुनी थी मेरे दादी जी से, कि वो रावण की कहानी सुनाती थी। कई लोग ऐसे कहते थे रावण बहुत अच्छा था, वैसे देखा जाए तो उसकी पर्सनालिटी बहुत पॉजिटिव और भक्ति की थी जी। बहुत भक्ति करते थे, साधना करते थे, बहुत अच्छा तपस्वी भी था, राइट, ब्राह्मण भी थे जी। और बहुत सारी साधनाओं को उन्होंने अपनाया था। तो मेरी दादी ने एक बात मुझे सुनाई तो बड़ा आश्चर्य लगा उस बात का। उन्होंने सुनाया कि रावण बहुत शुद्ध विचारों का था, क्योंकि वो मूल से ब्राह्मण जाति में उसने जन्म लिया था जी। और शिव भक्त था, तो उसे बहुत अच्छी अच्छी बातें भी, मतलब बहुत अच्छी अच्छी सोच भी चलती थी। तो जब उसने साधना शुरू की और उसे सक्सेस जीवन में मिलता गया, उस एनर्जी को वो प्राप्त करता गया शक्ति के रूप में, तो बहुत अच्छी सोच, अच्छी कल्पनाएं भी करता था। तो सुनाते हैं कि उसको ये संकल्प आया कि मैं सारे विश्व को सोने की लंका बनाऊंगा। उसने सिर्फ एक राज्य को नहीं, लेकिन अगर मेरे में इतनी शक्ति है, मेरे में इतना समर्थ है, तो मैं सारे विश्व को सोने की लंका बना दूंगा। अच्छा प्लान था, भविष्य का फ्यूचर प्लान जी। गोल्डन दुनिया की चाहना थी। दूसरा उसका संकल्प था कि मैं ऐसी एक सीढ़ी बनाऊंगा, ऐसी एक स्टेप बनाऊंगा जो
पृथ्वी के मध्य भाग से होती हुई आकाश मार्ग तक जाए, ऐसी एक एनर्जी की सीढ़ी बनाऊंगा जो कोई भी वहां पर जा सकता है। उसके लिए उसको मरने की आवश्यकता नहीं जो है, स्वर्ग तक जाए। जो स्वर्ग तक जाए। ये उसकी कल्पना थी। ऐसे बहुत अच्छी अच्छी सोच उसको चलती थी, क्योंकि साधना करता था जी। तो अच्छी सोच भी चलती थी। लेकिन कहा उसने हर बार उस सोच में कहा कि अभी नहीं, इस शक्ति को मैं और प्राप्त करूं, बाद में देखूंगा। मैं इस चीज को और प्राप्त करूं, फिर मैं इसे करूंगा। जो भी अच्छी सोच चली, अभी नहीं, बाद में करूंगा। डिले करते गए। डिले करते रहे और हर बात आज की कल पर छोड़ते गए। और जो भी मिला है उसे प्रैक्टिकल नहीं किया, लेकिन जो मिला है उसे और भी चाहिए, ये उसकी इच्छा। तो ग्रीड। इसके लिए उसका डिले होता गया। लेकिन एक संकल्प जो सीता को वो आकर्षित कर रहा था कि मुझे सीता जैसी रानी चाहिए। फर्स्ट पहला उसका संकल्प था, मुझे सीता जैसी रानी चाहिए। जब सीता को उसने प्रत्यक्ष देखा तो कहा मुझे सीता ही चाहिए। दूसरे की स्त्री के ऊपर गलत नजर गई, गलत भावनाएं गई, तो उसने सीता को चुराया। आकर्षण इतना बढ़ गया कि उसने अच्छे कर्म में डिले करता गया, लेकिन बुरे कर्म में डिले नहीं किया, तुरंत उसे फॉलो किया। उसकी इंद्रियां उस पर हावी हो गई। इंद्रियां हावी हो गई, या मन की उस नेगेटिविटी को उसने ज्यादा हावी होने दिया। इस कारण से गलत कर्म जल्दी कर लिया और अच्छे कर्म को, अच्छे प्लानिंग को कल पर छोड़ता गया। तो सीता को चुराया और खुद का ही अंत किया। लेकिन उसकी एक लास्ट क्षण की बात बहुत अच्छी बताई जाती है, आपने भी कभी सुनी होंगी, कि जब उसका अंत हुआ तो बेहद खुश था। रावण बहुत खुश थे। ओके। कहा कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि श्री राम के हस्तों से मेरी मृत्यु हुई। श्री राम के हाथों से मरना उसके लिए बहुत भाग्य की बात थी, और श्री राम इस बात को जानते थे। तो श्री राम ने उसको भी वंदन किया, क्योंकि ज्ञान बहुत था उन्हें, शक्तियाँ भी उन्होंने बहुत प्राप्त की थी। लेकिन एक अहंकार और गलत भावना ने अंत किया। सेम ऐसे ही हमारे जीवन के साथ भी होता है। लास्ट वो सीन था स्टोरी का उसके, कि जब मृत्यु की शैया पे रावण थे, उस समय राम ने लक्ष्मण को कहा कि जाओ और रावण से कुछ शिक्षा लो। ओके। तो लक्ष्मण गए। तो लक्ष्मण को भी ईगो था, बहुत गुस्सा था जी। उनको अभिमान था कि मैं तो श्री राम का भाई हूँ, तो राम से बढ़कर मेरे लिए कोई नहीं है। लेकिन श्री राम ने आज्ञा की है, तो जाके सिराने खड़े हो गए जी। सिर पे खड़े होकर के उस अभिमान के वश रावण को कहा कि मुझे कुछ शिक्षा दीजिए। शब्द के भाव अलग थे, रिस्पेक्ट नहीं था, लेने की भावना नहीं थी। लेकिन श्री राम ने कहा है ना, तो मैं शिक्षा लेने के लिए आया हूँ, उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए। जी, अब मुझे कुछ शिक्षा दीजिए, कुछ अच्छी बातें बताइए। रावण ने तुरंत मना कर दिया, इनकार कर दिया कि मैं तुझे कोई शिक्षा नहीं दे सकता, मैं तुझे कोई बात नहीं बताऊंगा। फिर लक्ष्मण श्री राम के पास आए और कहा वो तो मुझे कुछ नहीं दे रहे हैं। तो श्री राम ने कहा चरणों के आगे जाके खड़े रहो और नम्रता के भाव के साथ बोलो कि मैं आपसे कुछ लेना चाहता हूँ, कुछ सीखना चाहता हूँ। तो वहाँ चरणों के पास जब खड़े हो गए नम्रता के साथ, तो श्री राम ने उन्हें 3 बातें बताई जो अपने जीवन के सक्सेस के लिए। तो उन्होंने ये 3 बातें बताई थी कि आज की बात कल पर मत छोड़ना, और कभी भी किसी स्त्री का अपमान मत करना, किसी भी पराई स्त्री के ऊपर गलत नजर नहीं डालना, और आध्यात्मिक उन्नति के लिए अपने क्रोध को त्यागना। ये 3 बातें लक्ष्मण जी को शिक्षा के रूप में दी।
कहने का भावार्थ ये था कि रावण ने भी ये गलती की कि अपनी हर अच्छी सोच को कल पर डालते गए और उसे फॉलो नहीं किया। जो बातें अच्छी थी उसे प्रैक्टिकल नहीं किया, और जो बात गलत थी, नेगेटिव थी, उसको जल्दी से अप्लाई किया, जल्दी कर्म में लाया, तो उसका अंत गलत हुआ। तो हमें ये जीवन में ध्यान रखना होगा, शिक्षा लेनी होगी कि जो भी मुझे अच्छे विचार चलते हैं उसे तुरंत करें, और जो बुरे विचार चल रहे हैं उस बुराई को हटाने के लिए समय नहीं लगाना है, लेकिन उस बुराई को एक अच्छाई के रूप में कन्वर्ट कर लीजिए। ये जो कन्वर्ट करना है ये हमें जीवन जीने की कला सिखाता है। ओके। अपनी सोच को कभी भी प्रेशराइज नहीं करना है, नेगेटिविटी को या बुरे विचारों को प्रेस नहीं करना है। उसे छोड़ने के लिए बार बार प्रयास नहीं करो, लेकिन उस रिक्त स्थान को भरने का प्रयास करो। जैसे उदाहरण के तौर पे मुझे रोज रात को 10 बजे सोने के टाइम पे टीवी देखने की आदत है जी। अभी ये आदत तो गलत है, मुझे पता है कि इसका इफेक्ट मेरे नींद सर्कल पर आ रहा है, मुझे नींद नहीं आ रही है। मैं जो सीन देख रही हूँ वही सीन मेरे रात को सपने में भी आ रहा है, मेरे थॉट्स में वही सोच बार बार रिपीट हो रही है। बिल्कुल। तो ये गलत है, अभी मुझे इसे छोड़ना है, तो क्या करें? तो बेटर है कि मैं ऐसे ही नहीं सो जाऊं, लेकिन उस समय को, जो वो समय है मेरा टीवी देखने का, उस समय को अच्छी किसी चीज में मैं डालूं। कोई अच्छे सॉन्ग सुनूं, कोई अच्छी एक्टिविटी करूं, कोई अच्छी शेयरिंग करूं। उस चीज में अगर मैं समय दूं तो वो समय यहाँ निकल गया। तो जो आदत हो गई थी ना मुझे जी। उस टाइम पर मुझे ये चीज देखनी है, इस टाइम पे मुझे मोबाइल देखना है, इस टाइम पे मुझे यहाँ जाना है, ये जो आदत, बहुत सारी आदतें होती हैं। अगर उन नेगेटिव आदतों को, नेगेटिव थॉट्स को, ये थॉट्स में भी अप्लाई होता है, अगर हमें चेंज करना है, इसे परिवर्तन करना है, तो उस स्थान को पॉजिटिविटी में ट्रांसफर करना सीखो। इससे जो मैं समझ पा रहा हूँ दीदी, जैसे आपने एक बहुत अच्छी बात कही, नेगेटिव थॉट्स जब आ रहे हैं उनसे झगड़ा नहीं करना है, उनको आने देना है। काम इस चीज पे करना है कि वो कौन सी खाली जगह है जहाँ पे वो नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं जी, और उस जगह को भरने के लिए हमें काम करना है। राइट। तो जैसे हमारे कुछ पैटर्न्स बन जाते हैं ओवर द लाइफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने कहा कि 10 बजे टीवी देखना है, एक पैटर्न हो गया, तो उस पैटर्न को ब्रेक करना है। राइट। और अच्छे पॉजिटिव एक्शंस वाले पैटर्न्स हमें हमारे लाइफ में लाने हैं। राइट। लेकिन ये सब हम कैसे समझ पाएंगे? सेल्फ रियलाइजेशन से, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन से, आत्म साक्षरता। ये अगर समझे कि ये चीज गलत है या मुझे इसको चेंज करना है, ये रियलाइजेशन जब होगा या उसके बैड इफेक्ट को अगर हम महसूस कर पा रहे हैं, तभी हम उसे चेंज कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। इसे हमें समझना होगा, स्वीकार करना होगा, तभी हम उस रिक्त स्थान को भर सकते हैं। अब इसे कैसे समझे? तो उसे हम रियलाइजेशन में ही डाल सकते हैं। क्या आपको इससे कुछ बेनिफिट है? आपके फिजिकल बॉडी में क्या गलत हो रहा है जो आप नहीं चाहते? आप क्या चाहते हो? डीप साउंड, अच्छी नींद, डीप भी हो, गहरी भी हो, शांत हो, और सवेरे उठते आप फ्रेश होकर के उठे। अगर आप ये चाहते हो तो उसके लिए आपको ये पॉइंट को कट करना होगा। आप चाहते हैं कि मैं बार बार मोबाइल देख रहा हूँ, मोबाइल के अधीन हो रहा हूँ, मोबाइल का एक आदत हो गई है मुझे, मैं उसे कट करना चाह रहा हूँ। उसके बदले उसके अपोजिट अच्छे प्रैक्टिस करो, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ो, अच्छे अच्छे सॉन्ग सुनो, या कुछ अच्छी ऐसी अलग से एक्टिविटी करो। लेकिन सबसे पहली बात, रियलाइजेशन बहुत ज़रूरी है। और रियलाइजेशन के लिए चाहिए कि आपको अपना अवेयरनेस चाहिए कि मुझे क्या चाहिए, इसके ऊपर फोकस करें। उसके लिए सबसे पहले हमें हमारा ईगो छोड़ना होगा। ईगो छोड़ना होगा।
और एक्सेप्टेंस को लाना होगा। राइट। बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्या हो जाती है दीदी कि हमारे जो आसपास लोग होते हैं, चाहे हमारे फ्रेंड्स हो, हमारे फैमिली हो, हमें कई बार दिख जाता है कि आप गलत पैटर्न्स में पड़ रहे हो, जिससे हमें कोई हानि नहीं हो रही है, लेकिन हम देख पा रहे हैं कि आप आपकी लाइफ में गलत रास्ते पे चल रहे हो या आपको आगे जाके प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। उस व्यक्ति को चाहे कोई गलत आदत हो, चाहे कोई गलत विचार हो, हम अल्कोहलिज्म को भी ले सकते हैं इस चीज़ में, हम उस व्यक्ति को जितनी बार भी बोले उसे वो चीज़ गलत नहीं लगती है। उसे लगता है वो जो कर रहा है कर्म वो सही कर रहा है, वो जो सोच रख रहा है वो सही कर रहा है, लेकिन हमें समझ जाता है कि वो सोच गलत है। वो रियलाइज़ करने के लिए तैयार नहीं होता। हम एज फ्रेंड्स, एज फैमिली, एज कॉलीग्स उस पर्सन को वो चीज़ कैसे रियलाइज़ करवा सकते हैं? राइट। आज जैसे देखा जाए, आज का जो माहौल है, छोटे बच्चे को भी अगर आप समझाने जाओ ना तो कहेगा कि नहीं डैडी आप हमें मत समझाना, मुझे सब पता है। बिल्कुल। और जो शराबी है उसे पता है, जो भी है ड्रिंक्स ले रहा हो या और भी कोई चीज़ें, वो नशे की चीज़ें ले रहा है, हर एक को पता है कि ये चीज़ गलत है, मेरे बॉडी के ऊपर ये गलत इफ़ेक्ट कर रही है। पता है, वे अवेयरनेस है उन्हें कि ये गलत है, मेरे बॉडी को डैमेज कर रहा है। हमें अलग से उसे बताने की ज़रूरत नहीं, हम वही चीज़ उनको दे रहे कि ये गलत है, ये मत पीना जी, ये आपके बॉडी के ऊपर ये जो उन्हें पहले से ही पता है, उन्हें पहले ही पता है, तो वो कैसे एक्सेप्ट करेंगे? तो हमें वो चीज़ बतानी है या वो चीज़ में अवेयरनेस लाना है जो उसको वे नहीं दिखाई दे रहा है, जो उसको नहीं पता है, नहीं पता है, उसको उसका मार्ग नहीं पता है। उदाहरण के तौर पे अगर कोई शराबी है, शराब पी रहा है, उसको इस बात का अवेयरनेस है, लेकिन इस एक्टिविटी के पीछे उसके सबकॉन्शियस माइंड में क्या है, वो क्यों ले रहा है, उसे हमें जानना होगा। ऐसी क्या बात है उसके मन में, कौन सी ऐसी नेगेटिव फीलिंग्स है, गलत ऐसी कौन सी फीलिंग्स है, कौन सा खालीपन है, कौन सा खालीपन है, उसे समझे और उस नेगेटिव रिक्त स्थान को आप उसे ऑप्शन दो। ये कर सकते हैं, न कि उसे लेक्चर देना है, उस समय उसको लेक्चर नहीं देना है। कोई भी डिप्रेशन वाला पेशेंट हो या जो भी ऐसे आदत वाले पेशेंट है, उन्हें हमें ज्ञान नहीं देना है, लेकिन उसके रिक्त स्थान को उसकी फैमिली कर सकती है, उसके रिक्त स्थान को, उसके वो नेगेटिव इमोशंस को हमें चेंज करने का प्रयास करना है, पहली बात जी। दूसरा है कि उसे एनर्जी लेवल पर हमें पॉजिटिव एनर्जी को ट्रांसफ़र करना है। हम कई बार किसी व्यक्ति को अगर हमें सुधारना है तो एक तो ज्ञान देते हैं या कर्म से ऐसी कोई शिक्षा देते हैं कि जिससे वो और हट हो जाता है। बिल्कुल। लेकिन हमें ये नहीं करना है। बार बार हम यही उसको बोलते रहिए या रिलेटिव में भी यही बात फैलाते हैं, ये तो ड्रिंक करता है, ये ठीक नहीं चलता है, ये गालियाँ देता है, इसकी चलन ठीक नहीं है। ये जो हम बोल रहे हैं ना, तो बोलने के पहले सोच चल रही है जी। बार बार सोच के बाद बोल निकलते हैं, और जो बोल और सोच से जो मैंने वायुमंडल बनाया है, जो वाइब्रेशंस फैलाए हैं, उस व्यक्ति को और इरिटेट करते हैं और वो उस चीज़ को और पकड़ लेता है। इससे अच्छा बेटर है कि आप उसके लिए अच्छा सोचो। बहुत अच्छा है, कितना भी बिगड़ा हुआ हो, आपको यही वाइब्रेशंस देने हैं आपके सोच में। नहीं, ये बहुत अच्छा है, उसकी अच्छाई के ऊपर फोकस करो और सबको अटेंशन दिलाओ कि इसमें क्या क्वालिटी है। इसका मैं ये मतलब निकाल पा रहा हूँ कि एक व्यक्ति है जिसे हमें सुधारना है जी। हमें उसके लिए बहुत करुणा है और हमें बहुत दुख होता है कि वो किसी गलत मार्ग पे है जी। तो अगर उसे उस गलत मार्ग से हमें बचाना है तो ना कि उसे उस प्रॉब्लम को दिखाना है, हमें उसमें जो अच्छाई है वो उसे दिखानी है। राइट। ताकि वो अपनी अच्छाई खुद देख पाए। राइट। और खुद को हील कर पाए। जी। हम बेसिकली किसी और को हील वैसे नहीं कर सकते हैं, जो डिसीजन लेना है वो सामने वाला ही डिसीजन ले सकता है। राइट। लेकिन आप एक सोच लेवल पर, एक सोच के वाइब्रेशंस लेवल पर
आप उसे ये अवेयरनेस दिला सकते हो कि आपको इस रिक्त स्थान को इस पॉजिटिविटी से भरना है। तो इसके लिए आपकी सोच में उसके प्रति रिस्पेक्ट हो, प्यार हो, और वो शुद्ध भावना हो, शुद्ध वाइब्रेशंस हो जो आपको बार बार देने हैं एक थॉट्स लेवल पर। ये अच्छा व्यक्ति है। एक मैं आपको बताऊं कि कैसे हम सोच के द्वारा, उस थॉट्स के द्वारा कैसे अपने आप को महसूस करना शुरू करते हैं। एक कबीर दास के एक ग्रंथ में लिखा हुआ था, और कई बार मैंने ये सुना भी है कहानियों में, कि एक व्यक्ति को रिसर्च के लिए कि थॉट्स का क्या इफेक्ट होता है, एक रूम में बंद कर दिया और उसे ये बोलने के लिए बोला बार बार कि मैं भैंस हूँ। व्यक्ति को बोला ये कमरे में आपको बंद करेंगे और तू रोज उठते बैठते खाते पीते यही बोलेगा मैं भैंस हूँ। उसको 2 महीना उस कमरे में रखा और उसको यही बार बार बोलने के लिए बोला मैं भैंस हूँ, मैं भैंस हूँ। कुछ समय के बाद जब उसे कहा कि अभी आप बाहर आ जाओ जी, तो वो बोला मैं कैसे बाहर आ जाऊं, मैं तो भैंस दरवाजा तो छोटा है, मैं तो भैंस हूँ। मतलब वो सोच का इफेक्ट इतना हुआ कि वो सचमुच अपने आप को भैंस समझने मानने लगा। तो सोच का इतना इफेक्ट होता है जो खुद के ऊपर भी और औरों के ऊपर भी हम उसे प्रयोग कर सकते हैं, अच्छी बातों के लिए, बुराई के लिए नहीं, लेकिन अच्छी बातों के लिए। कई बार क्या होता है कि किसी व्यक्ति को हम अगर डाउन करना चाहे तो बार बार उसे नेगेटिव पॉइंट देते, अरे तू तो ऐसा है, उसके अवगुणों के प्रति या उसकी बुराई की तरफ हम तू ऐसा ही है, तो ऐसा, ये हैमरिंग करते रहते हैं। फिर वो उसके पास बहुत अच्छी क्वालिटी होने के बाद भी वो कहता है ठीक है ना, जब मुझे यही बोला गया तो मैं यही हूँ। फिर और वो नेगेटिविटी की तरफ कंफर्ट जोन बन जाता है, वो कंफर्ट जोन बन जाता है। ठीक है, आपने बोला ना, मैं ठीक ऐसा ही बनूंगा। तो ये भी फील्ड हम उसको थॉट्स के द्वारा दे रहे हैं ना। लेकिन यही अगर हमने उससे कह दिया कि तुम तो बहुत अच्छे हो, तुम ये नहीं, तुम ये हो, तुम तो बहुत अच्छे हो, तो अच्छाई उसका कंफर्ट जोन बन सकती है। राइट, और वो यही करना अच्छाई के कंफर्ट जोन में जाने की कोशिश करेंगे। यही करना है हमें। आपने एक बात अच्छी कही दीदी कि जैसे हम किसी को बहुत नेगेटिव बोलते हैं, जो सुन रहा है उसे भी उस चीज़ का प्रभाव हो रहा है, लेकिन जो बोल रहा है क्या उसके मन पर भी, उसके कर्मों पे भी और उसके फ्यूचर पे भी उस चीज़ पे प्रभाव आ रहा है? डेफिनेटली जरूर होता ही है, क्योंकि व्यक्ति जो बोल रहा है कई गुना वो उसके ऊपर सोच रहा है, अंदर ही अंदर उसकी सोच तो चल रही है ना। तो अगर वो 100% उस सोच के ऊपर, नेगेटिव सोच के ऊपर काम कर रहा है, तो 50% वो बोल में लगा रहा है। और जो सोच रहा है, जो बोल रहा है, वही चीज न चाहते हुए भी जो दूसरों की तरफ उसने इशारे किए थे, दूसरे के बारे में सोच रहा था, वो चीज उसके कर्म में आने लगती है, उसके फीलिंग्स में आने लगती है, उसके रिलेशन में वो चीज आ जाती है, इफेक्ट करती है। इसका मतलब अगर आपकी सोच, आपके कर्म और आपके संस्कार, राइट, अगर सब एक ही अलाइनमेंट में है, फॉर एग्जाम्पल आप भागने की सोच रहे हो, आप पैरों से भाग भी रहे हो और आप अच्छा भी भाग रहे हो, आपका बॉडी लैंग्वेज वगैरह भी अच्छा है और आप अच्छे ट्रैक पे भाग रहे हो, तो आप रेस जीतोगे ही जीतोगे। तीनों चीज़ें अलाइनमेंट में हैं तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। राइट, जिस चीज़ के अलाइनमेंट में वो तीनों चीज़ें हैं वो आपको रिजल्ट मिलेगा। दीदी कई बार हमारे सराउंडिंग में भी, या फिर हम टीवी पे भी देखते हैं, न्यूज़ में भी देखते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पे आजकल हम स्टोरीज़ देखते हैं कि कोई लोग बहुत अच्छे थे, उन्होंने पूरी लाइफ बहुत अच्छे कर्म किए हैं, सबको हेल्प किए हैं, अच्छे से लाइफ जी है, लोगों के लिए भी अच्छाई की है, नेचर के लिए भी बहुत अच्छाई की है जी। लेकिन हम देख सकते हैं उन्हें कई बीमारियां मिल जाती है लाइफ में, उन्हें फाइनेंशियल डेब्ट्स मिल जाती है लाइफ में, उन्हें कभी सुख नहीं मिल पाता है। तो अगर उनकी सोच अच्छी थी, उनके कर्म अच्छे थे, तो उनको ऐसा रिजल्ट क्यों मिलता है, और अगर मिलता है तो वो उससे बाहर कैसे निकल सकते हैं? व्यक्तित्व जो होता है, व्यक्ति की जो पर्सनैलिटी जो हम बाहर के रूप में देख रहे हैं, वो हम सिर्फ 40% देख रहे हैं, लेकिन 60%
उसका जो डीप है वे उसके सबकॉन्शियस माइंड में होता है। जैसे अपने तटशिला देखी होगी, समुद्र में या पानी में जो पत्थर होता है जी। वे 40% ही ऊपर दिखाई देता है, लेकिन 60% 50% वो पानी के अंदर होता है। वैसे व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है, जो हम देख रहे हैं, जो सामने वाले में महसूस कर रहे हैं कि वो 40% है, लेकिन उसका जो सबकॉन्शियस माइंड में जो थिंकिंग है वे किस पैटर्न का है। ठीक है, आज वो कुछ बुरा नहीं कर रहा है, बुरा नहीं सोच रहा है, जी। ये हम कह रहे हैं लेकिन वो कितना बुरा सोच रहा है, अपने वर्क के प्रति वो कितना अवेयरनेस उसके मन में है, कितना पॉजिटिव है, ये उसको ही पता है। हाँ, अगर कोई ऐसी व्यक्ति है जिसे आप 100% जानते हो, या जैसे खुद के लिए भी अगर हम प्रयोग करें कि मैं बहुत अच्छी सोच रही हूँ, मैंने जीवन में कभी किसी का बुरा नहीं किया है, करेक्ट। मैंने कभी किसी को बुरा नहीं दिया है, न बोल से, न मन से, न कर्म से, फिर भी आज मुझे बहुत सारी बीमारी है या फिर क्यों? बस दुख मिल रहा है। या बहुत दुख मिल रहा है रिलेशन में। जी। तो इसके पीछे का मैटर एक तो मेरे सबकॉन्शियस माइंड के साथ जुड़ा हुआ है, मेरे थॉट्स पैटर्न के साथ, दूसरा मेरे पास्ट लाइफ के साथ। मैंने उस रिलेशन को कहीं ना कहीं मिस किया है। सभी रिलेशन खराब नहीं होते, कुछ ऐसे ही फिक्स रिलेशन होते हैं रिलेशन जो मेरे खराब है, वो मेरा कार्मिक अकाउंट है। फिजिकल प्रॉब्लम है, फिजिकल बीमारियां हैं, तो मैंने जिस बॉडी के पार्ट को मिसयूज किया है वे वहाँ पर डैमेज होगा, वहाँ पे कोई ना कोई बीमारियां क्रिएट होंगी। ये मेरे पास्ट लाइफ के साथ जुड़ जाते हैं, ये मेरे कर्म का हिस्सा बन जाते हैं कि जैसे मैंने कर्म किए हैं उन कर्म और संस्कारों के आधार पर ही मुझे ये मानवीय शरीर मिला है। पास्ट लाइफ की अगर बात हम ले लेवे शॉर्ट में, तो मैं यही कहना चाहूँगी कि मैंने पास्ट में जो भी सोचा, जो मैंने बार बार कर्म में लाया है, उसी अनुसार मेरे लास्ट की जो गति है, इसमें एक कहावत, एक श्लोक है, अंतमति सो गति। अंतमति सौगत। सो गति। अंतिम क्षण में जिस सोच के साथ, जिस नेचर के साथ, जिस संस्कारों के साथ मेरा अंत होता है, देहांत होता है, उसी के आधार पर मेरा अगला जन्म होता है। पिछला जन्म इस जन्म के साथ तभी जुड़ता है, मेरा पास्ट का अंतिम क्षण इस जन्म को क्रिएट करता है। इस जन्म के मतलब उस जन्म के साथ के संस्कार और इस जन्म से मिले हुए संस्कारों को लेकर के मैंने बॉडी को ग्रहण किया है। वैसी ही बॉडी के सेल्स, वैसी ही बॉडी का स्ट्रक्चर मैंने क्रिएट किया जो मेरे संस्कार में था। हर एक की बॉडी अलग अलग है, आप देखेंगे करोड़ों लोग हैं, किसी का फीचर्स किसी के साथ मैच नहीं करता है, बहुत सारे डिफरेंट फीचर्स है ना। कैसे वंडरफुल है ना, बिल्कुल। परमात्मा ने कितनी वंडरफुल ये सृष्टि रची है, करोड़ों मनुष्य है लेकिन एक भी कॉपी नहीं है, हर एक डिफरेंट है। अगर हमें कोई 100 पीस बनाने के लिए बोल देवे किसी भी चीज के, एक लेवल आ सकती है, कुछ ना कुछ उसमें डिफरेंस आएगा, डिफरेंट आ ही जाता है। कोशिश करने के बाद भी हम एक जैसी चीज बहुत मुश्किल से बना पाते, और परमात्मा ने तो करोड़ों बनाई है, बहुत डिफरेंट है। लेकिन ये डिफरेंट परमात्मा की देन नहीं कहेंगे, ये मेरे कर्म की है। मेरी सोच, मेरे संस्कार जैसे थे वैसा ही मुझे शरीर मिलेगा, वैसे ही मुझे रिलेटिव मिलेंगे, वैसा ही मुझे परिवार मिलेगा, और वैसा ही वातावरण मिलेगा जो मैं छोड़ के आया हूँ। तो इसमें मन की स्थिति भी आ गई, शरीर भी आ गया, और वर्तमान जीवन की परिस्थिति भी आ गई। आपने पास्ट लाइफ के बारे में कहा और कार्मिक अकाउंट्स के बारे में कहा, ये
बहुत ही ह्यूज टॉपिक है। जी। अगर हम इसके बारे में जाएंगे तो वो बहुत डीप में चला जाएगा, तो इसको हम बस शॉर्ट में थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगला पॉडकास्ट हम डेडिकेटेडली इस बारे में कर सकते हैं। यस, जरूर। मेरा पर्सनल अंडरस्टैंडिंग है दीदी कि अगर मुझे इस लाइफ में पिछले लाइफ के जो मैंने गलत चीज़ें किए हैं उसका रिपरकशन या उसका रिजल्ट मिल रहा है, तो वो मेरे लिए क्या व्यर्थ नहीं है? क्योंकि वो किया मैंने पिछले लाइफ में, उसकी मुझे आज कोई मेमोरी नहीं है। अगर मैंने इस लाइफ में कुछ किया है और उसके बारे में मुझे कुछ मिल जाता है रिजल्ट, तो मुझे समझ आ जाएगी कि ये चीज़ वापस नहीं करनी है, इस चीज़ का ऐसा प्रकोप होता है, ऐसा रिकॉर्प्शन मिलता है। तो क्या ये फेयर है कि पिछले लाइफ की मुझे गलतियों की सज़ा इस लाइफ में मिले? ये फेयर नहीं है, ये रियल फैक्ट है, और इसे हम अपने महसूसता के साथ इसे महसूस कर सकते हैं। देखो, कई लोग नहीं मानते, बहुत सारे लोग हैं कि पास्ट लाइफ को नहीं मानते हैं। मैं समझती कि 50% लोग नहीं मानते, लेकिन 50% लोग मानते हैं। इवन हमारे वेदों में भी पास्ट लाइफ के बारे में बहुत सारे हैं। और अगर आप इसमें थोड़ा सा सूक्ष्म में अगर चेक करें या अपने फीलिंग्स के साथ अगर हम ले लेवे, तो हर एक व्यक्ति इसे एक्सेप्ट कर रहा है कि मेरे पास्ट लाइफ के साथ है। कोई हमारी जीवन की एक ऐसी कमी होती है, ऐसी कोई वीक पॉइंट होती है जो बहुत डीप होती है, हम चेंज करना चाहे तो भी नहीं कर पाते। तो वहाँ पर हम कई बार कहते हैं, ये पता नहीं मैं ये क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, क्या मेरा पिछला कर्म है? कॉन्शियस में नहीं होते हुए भी हम बोल देते हैं कि शायद मेरा ये पिछला कर्म होगा। कई बार कई ऐसी सिचुएशन हमें नहीं समझ में आता है हम इस चीज़ के लिए किसको ब्लेम करें। हाँ, अपने ऊपर ही ये ब्लेम आता है। ये किसी को हम ब्लेम नहीं कर सकते हैं, न परमात्मा को, न प्रकृति को, न अपने फैमिली को। ये खुद की ही कमी है। कई बातें, कई ऐसे संस्कार कैसे बनते हैं जो मैंने सोचा और उसे कर्म में लाया। कर्म में जब मैं बार बार उसे लाती हूँ, जिसे प्रैक्टिस कहेंगे हम, बार बार प्रैक्टिस किया तो वो संस्कार बन गया, वो मेरी नेचर बन गई। और जो नेचर मेरी बन गई, उस नेचर के साथ हम अपना दूसरा जन्म जब लेते हैं, जब कोई ऐसी नेगेटिव नेचर बहुत डीप है, तो इस जन्म में भी वो काम करती है। हम चाहते हुए भी छोड़ नहीं पाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो फीलिंग्स हमारे मन में होती है कि ये गलत है, पता नहीं क्यों ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। ये जो शब्द है या ये जो फीलिंग्स है, ये मेरे पास्ट लाइफ के साथ है, और यही फीलिंग्स हमें परिवर्तन करनी है, इसे चेंज करना है, ताकि अगले जन्म में इसे मैं न भोगूं, इसे पश्चाताप के रूप में मुझे भोगना न पड़े, मेरा फ्यूचर अच्छा हो। इस वीक पॉइंट को मुझे चेंज करना है। अगर आपने नोट किया होगा, बहुत सारे लोगों में बहुत सारे अच्छे अच्छे गुण होते हैं, लेकिन मेजॉरिटी देखा जाए तो हर एक में एक ऐसी एक बहुत पावरफुल कमी होती है, एक वीक पॉइंट होता है उसके जीवन का, जो चाहते हुए भी नहीं चेंज कर पाते, नहीं भूल पाते। यही तो पास्ट लाइफ की नेचर है, कार्मिक अकाउंट है, जो आज हम इसे चेंज करने के लिए ही ये जन्म लिया है। इसे चेंज करेंगे तब नेक्स्ट जन्म में हम इस नेचर के साथ एक पॉजिटिव रूप में आ जाएंगे। हम जब जन्म लेते हैं तो हम सीखने के लिए जन्म लेते हैं, इस प्रकृति को एक्सपीरियंस करने के लिए जन्म लेते हैं। राइट। हम भगवान अंश है, इस चीज़ को हमारे अंदर जागृत करने के लिए जन्म लेते हैं। इनमें से कौन सी चीज़ सही है? हम अपने कर्मों को या सीख को भी सीखने के लिए आते हैं, अच्छे कर्म सीखने के लिए आते हैं। एक अपना कार्मिक अकाउंट हम नील करने के लिए आते हैं, क्योंकि हम कर्म का कर्जा लेकर के आए हैं। इस कर्म को हमें यहाँ प्ले करना है, पॉजिटिव रूप में प्ले करना है, तो बेनिफिट भी पॉजिटिव ही होगा। नेगेटिव रोल करेंगे तो नेगेटिव को फिर उसे वही चुक्त करने के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाता है, फिर उसे चुक्त करने के लिए आपको बार बार जन्म लेना पड़ता है। कोई नहीं चाहता है कि मेरी लाइफ में दुख हो,
मेरी लाइफ में कोई कमी हो, मुझे हर रीति से संपन्न होना चाहिए, हर रीति से मैं परफेक्ट हूँ या परफेक्ट चाहिए, हर एक की इच्छा होती है। तो इसके लिए हम वर्तमान में फोकस करें, वर्तमान सोच के ऊपर फोकस करें, वर्तमान नेचर के ऊपर फोकस करें। नेचर के ऊपर कैसे काम करना है आपको, सोच तो चलेगी, वो तो व्यक्ति की नेचर ही है, और अगर वो छोड़ दे तो जीवन खत्म हो जाएगा। सोचना अगर छोड़ दे तो जीवन खत्म हो जाता है, पशु पक्षियों जैसी अवस्था हो जाएगी। तो इसलिए वो सोच तो अंत तक चलेगी, लेकिन हर सोच को राइट है या नहीं है वे कैसे आप चेक करेंगे? बिल्कुल, क्योंकि अगर हम वैसे देखें ना तो कोई इंसान बुरा भी नहीं होता है, उसकी परिस्थितियां बुरी होती हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं कोई गलत चीज़ कर रहा हूँ तो ये मेरी आज के नहीं, ये मेरी पीढ़ियों के संस्कार हैं जो मेरे साथ आ रहे हैं। हम आज कह सकते हैं कि नॉनवेज खाना ये अलग गलत बात है, या फिर किसी से किसी तरह से बात करना ये गलत बात है, लेकिन अगर ये बहुत जनरेशन से मेरे साथ हो रहा है और मेरे परदादा, दादा, दादी, माँ, बाप यहाँ से आ रहा है, तो मैं कैसे समझ पाऊंगा कि मैं गलत कर रहा हूँ? देखो, नेचर आपके पूर्व से नहीं आ रही है, पूर्व जन्म से आ रही है, लेकिन आपकी जो पीढ़ी है, जो दादा परदादा, हाँ, संस्कार भी हमारे चेंज होते रहते हैं, संस्कार भी चेंज होते रहते, लेकिन 10% संस्कार मेरे पास्ट लाइफ के हैं ना, वे ज़्यादा काम करते हैं। सिर्फ 10% वो भी बहुत पावरफुल होते हैं, बाकी 80% वर्तमान के हैं। वर्तमान जो मैंने मेरे फैमिली से लिए हैं और कुछ मैंने फ्रेंड सर्कल से लिए हैं, वे 80% हो गए, लेकिन 10% जो मैंने पास्ट लाइफ से लिए हैं वे बहुत पावरफुल होते हैं। तो उसे वो बोल के द्वारा, कर्म के द्वारा हम रियलाइज करें, खुद के ऊपर उसे हम प्रैक्टिकल थोड़ा फोकस करें कि जैसे अगर मुझे सामने वाला मीठा बोले, रिस्पेक्ट के साथ बोले, तो मैं पसंद करता हूँ, ये मेरी चॉइस है। बिल्कुल, है ना? हर कोई व्यक्ति कितना भी गिरा हुआ हो, भले वो उसके एफर्ट नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी उसको इच्छा होती है कि मुझे हर कोई रिस्पेक्ट दे और प्यार दे, स्नेह से बोले। जब मैं सामने वाले से ये चाहती हूँ कि मुझे प्यार से बात करे, मुझे रिस्पेक्ट दे, तो मैं स्वयं के लिए भी कहूँगी कि क्या मैं दूसरे को वही चीज़ दे रही हूँ? जो मैं दूसरे को दे रही हूँ वही चीज़ मुझे रिटर्न मिलेगी। ये अगर अवेयरनेस रहेगा ना, तो हम कभी भी गलत नहीं हो सकते हैं। हम क्या करते हैं, वन साइड चलते हैं कि मुझे चाहिए, लेकिन टिट फॉर टैट, जो आप देंगे वही आपको मिलेगा। ये अगर हर एक में ये थोड़ा सा अवेयरनेस रहे, अटेंशन दे, तो मैं समझती हूँ कि वे अपने पास्ट लाइफ के कर्म को भी नील कर सकते हैं, वर्तमान जीवन का भी आनंद ले सकते हैं, और इससे उनका फ्यूचर भी बन सकता है। साथ में आप अपने बच्चों को भी यही संस्कार दे सकते हैं। एक फैमिली में इस आधार पर एक पॉजिटिव ऊर्जा आप दे सकते हैं, और ये सारी बातें सोच के साथ जुड़ी हुई है। जैसे हम अभी बात कर रहे हैं दीदी कि मुश्किल परिस्थितियों में हमारे सोच और मन को हम कैसे स्ट्रांग रखें, तो एक एग्जांपल है कि जब मुश्किल स्थितियां होती हैं हमारे आसपास में, हम कभी भी देख सकते हैं, अगर कोई जॉब कर रहा है फॉर एग्जांपल, तो कुछ ऑफिस में पॉलिटिक्स करके प्रमोशन ले लिया, कभी हम देख पाते हैं कि किसी का हक छीन लिया गया है, या फिर कोई इलीगल बिजनेसेस करके बहुत पैसे कमा के बहुत खुश है। तो जो व्यक्ति उस पीड़ा से गुजर रहा है उससे क्या दिखता है कि यार ये सारी गलत चीज़ें कर रहे हैं और इनके साथ तो बहुत अच्छा हो रहा है, तो मैं क्यों सही रहूं, ऐसी दुविधा आ जाती है। ऐसी स्थिति में हम अपने आप को कैसे समझाएं, और ऐसी स्थिति में हम अपने आप को कैसे नेगेटिव ना होने दें? जी, सबसे पहली बात, अगर मैं अच्छे नेचर में हूँ, अच्छे संस्कारों से मैं पली बड़ी हूँ, तो इस सिचुएशन में मुझे ये संकल्प नहीं आएगा, ये सोच नहीं चलेगी कि सब पॉलिटिक्स कर रहे हैं मैं भी कर लूँ, ये नहीं आएगा। उस समय की जो
सैड फीलिंग होती है, ये मेरा कार्मिक अकाउंट है, ये मेरा कार्मिक अकाउंट है। हमें सैड जो फील होता है, हाँ, तो वो हमारा पास्ट लाइफ का कार्मिक अकाउंट है। पास्ट लाइफ का कार्मिक अकाउंट है। उसके कारण से मुझे आज इस सिचुएशन में फेस करना पड़ रहा है। देखो, कोई भी हमसे कितना भी छीनने की कोशिश करे, लेकिन हमारे नसीब से कोई नहीं छीन सकता है, ये अटल सत्य है। आपका जॉब छीना जाएगा, आपके साथ पॉलिटिक्स किया जाएगा, आपके ऊपर ब्लेम किया जाएगा, लेकिन जो वो पॉइंट आएगा जहाँ पर आपका सक्सेस प्रारंभ होगा, वे आपसे कोई नहीं छीन सकता है। लेकिन ये जो सिचुएशन में, जो वर्तमान में आप फेस कर रहे हो, कुछ समय के लिए है। जो आपका कार्मिक अकाउंट है, ये भी निकल जाएगा। थोड़ा स्थिरता बनाए रखें, अपने ऊपर विश्वास रखें, ये भी सिचुएशन निकल जाएगी। इन्हीं चीज़ों को फिर एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से शनि की 7.5 वगैरह कहा गया है। मुझे इस बात का इतना ज्ञान नहीं है, लेकिन वाइब्रेशंस लेवल पर मैं यही कहूँगी कि जहाँ तक मैंने सुना है कि शनि की 7.5 जो कही जाती है, वे एक्चुअली कार्मिक अकाउंट ही होता है। जैसे कहते हैं ना लोग कि शनि की दशा उसके ऊपर बैठती है जो बुरा कर्म करता है, जो बुरा है उसी का प्रतिफल उसको वो मिल रहा है। तो ठीक है, मेरा कार्मिक अकाउंट नीलू हो रहा है, तो जब मैं अच्छा करने जाऊंगी तब मुझे उसका फल अच्छाई के रूप में ही मिलेगा। तो ये भी दिन तो निकल जाएंगे जी। 7.5 कहते 7 साल की होती है, किसी की 12 साल की होती है। क्यों? ये भी एक नेगेटिव इफेक्ट है मेरे कर्मों का, इसीलिए उसको शनि की 7.5 और वो आने से पहले ही लोग डर जाते हैं, पहले ही डर जाते हैं, अगले साल आने वाली है। हाँ, तो इसमें डरे नहीं, अच्छे कर्म के ऊपर फोकस करो, अच्छी सोच रखो, किसी निर्धन व्यक्ति को सहयोग दो, किसी गरीब को, असहाय व्यक्ति की दुआएं लो। और आजकल जैसे बुजुर्ग के ऊपर अपमानित करना या बुजुर्ग को जैसे सपोर्ट न करना या फिर छोड़ देना, तो इनकी दुआएं लो, अपने माता पिता की दुआएं अर्थात बुजुर्गों की दुआएं। ये अगर हम लेते हैं तो हम जीवन में इस परिस्थिति में भी ऐसे निकल जाएंगे जैसे बहुत इजी, आए और गए दिन पता भी नहीं चलेगा। लेकिन हमें अपने अच्छे कर्म को, अच्छी सोच को किसी भी हालत में नहीं छोड़ना है। ये मेरी क्वालिटी बन जाए, अच्छी सोच, ऑटोमेटिकली व्यवहार ही वैसा हो जाए, व्यवहार वैसे बनेगा। और जो वाइब्रेशंस में अपने तरफ से मतलब फैला रही हूँ, स्प्रेड कर रही हूँ, उसी प्रकार से सिचुएशन आते हैं, उसी प्रकार से वो परिस्थिति बन जाती है। बिना मतलब कोई भी किसी भी प्रकार का संघर्ष हम फेस नहीं करते हैं। मेरा अगला एक्चुअली क्वेश्चन यही था आपके लिए। संघर्ष की जब हम बात करते हैं, बहुत कम लोग हैं जिन्होंने जो सोच रखी थी, फिर उनकी चाहे जो इच्छा रही हो या जो सोच रही हो, वही सोच की इच्छा प्राप्ति भी हो जाती है, इच्छा पूर्ति भी हो जाती है, जिसे हम मैनिफेस्टेशन कहते हैं। काफ़ी बिजनेसमैन हमने देखे हैं, काफ़ी बॉलीवुड एक्टर्स हमने देखे हैं जो कहते हैं कि यार बचपन से मेरे मन में था कि मैं ये बनूं, ये मुझे मिले और ये मुझे आज मिल गया। तो इच्छा होना और इच्छा पूर्ति के बीच में का जो समय है वो काफ़ी संघर्ष का समय होता है। राइट। तो वैसे क्यों है और ये संघर्ष का समय क्यों होता है और ये संघर्ष क्या है? जिस चीज़ को पाने के लिए मैंने लक्ष्य रखा है, इच्छा रखी है, उस लक्ष्य तक हम तब तक नहीं पहुंच पाते जब तक मैंने संघर्ष नहीं किया है, उसकी वैल्यू को नहीं समझ पाएंगे। बहुत इजी जिस चीज़ को हम प्राप्त करते हैं ना, तो उसकी वैल्यू नहीं समझ पाते हैं, और वो ज़्यादा लॉन्ग टाइम भी आप उसको कैरी नहीं कर पाओगे। वो चाहे मान सम्मान हो, कोई गोल को आप प्राप्त करना चाहो, तो इसके लिए आपको संघर्ष ये परिपक्व बनाता है। संघर्ष आपको उस काबिल बनाता है जिस इच्छा को आपने रखा है, जिस सक्सेस तक आप पहुंचने वाले हो, और जो बचपन से आपने जो लक्ष्य रखा, इसके बीच की जो कड़ी है संघर्ष की,
इसमें हम बहुत कुछ सीखते हैं। लोग भी हमें सिखाते हैं, परिस्थिति भी हमें सिखाती है, और उस गोल को प्राप्त करने की एक वैल्यू भी आप समझ पाते हो और हमें उस गोल के काबिल भी बना देती है। काबिल बनाते हैं, राइट। इसीलिए संघर्ष जरूरी है। जो संघर्ष से बनेगा वो सोना बन जाएगा, इसलिए संघर्ष बहुत जरूरी है। आपको देखो, जैसे सोनार होता है ना, उसको प्योर गोल्ड अगर लेना है तो सोने को भी क्या करते, आग में डालना पड़ता है ताकि उसकी प्योरिटी निकले जी। जितना वो प्योर होगा उतना उसको आग में पकाया जाता है ताकि वो क्वालिटी बन जाए, वो प्योरिटी उसकी निकल जाए। इसी प्रकार से हम अपनी इच्छाओं को अगर प्राप्त करना चाहते हैं, मेरा गोल अगर परफेक्ट है, प्योर है और उस तक मुझे पहुंचना है, तो संघर्ष निश्चित है। काफ़ी लोग होते हैं जिन्हें इच्छा बहुत होती है, जी। रिजल्ट चाहिए होता है, वो बहुत क्लियरली विजुअलाइज भी करते हैं, लेकिन संघर्ष उनको नहीं करना होता है, कर्म उनको नहीं करना होता है, उससे वो पहले ही डर जाते हैं। जी। तो वो उस डर को कैसे ओवरकम कर सकते हैं, कैसे उस डर के आगे निकल सकते हैं? उन्हें प्लेटफॉर्म देना है। जब तक उन्हें प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है या जब तक वो वर्कआउट नहीं करते हैं, जब तक उसमें आप कदम नहीं डाला है, तब तक आपका डर है। एक बार उसमें आ गए, अपने स्टार्ट कर लिया, तो डर निकल जाएगा। आप कदम तो डालिए। जैसे पानी में तैरना कोई बचपन से तो नहीं सीखता है, पानी में जाने के पहले तो डर लगता है, लेकिन एक बार जंप लगा दी तो हाथ पैर तो हिलना ही है। हम संघर्ष तो कर ही लेते हैं, हाथ पैर हिलाना ये भी संघर्ष है। बिल्कुल। और जब हमने वो सीख लिया तो वो कला बन जाती है, वे एनर्जी बन जाती है। तैरना भी, स्विमिंग करना भी एक कला है, जिसे फिर हम लाइफ में कभी भूल भी नहीं पाते। नहीं भूल पाते हैं। जैसे ड्राइविंग है, हम ड्राइविंग सीख रहे हैं, अगर ड्राइविंग सीख रहे नए नए हैं, लर्निंग फेस में है, तो उस समय हम बार बार अटेंशन देते हैं। बाजू से गाड़ी तो नहीं आ रही, राइट से तो नहीं आ रही, लेफ्ट से तो नहीं आ रही, आगे क्या है, पीछे क्या है, ब्रेक कहाँ है, क्लच कहाँ है, बार बार अटेंशन देते हर एक चीज के ऊपर। फिर जब उसी में हम परफेक्ट हो गए, सीख लिया, प्रैक्टिस हो गई, 10 साल के बाद हमें बार बार उसके तरफ अटेंशन या डर नहीं रहता है, क्योंकि हम परफेक्ट हो गए, हम अच्छी ड्राइविंग कर सकते हैं। सेम सिचुएशन संघर्ष और उस गोल को प्राप्त करने में है। जब तक हम चल रहे हैं उस लक्ष्य को पाने के लिए हम उस मूव ऑन कर रहे हैं, तो उस समय हमें अपने चारों ओर अटेंशन, अवेयरनेस, ये दोनों चाहिए। अगर उस कर्म को हम कंटिन्यूसली करेंगे या फ्रीक्वेंटली करेंगे, तो वो हमें संघर्ष नहीं, हमारा स्वभाव लगेगा और आप उसको एंजॉय कर पाओगे। संघर्ष में भी इस चीज को हैंडल करना या मैनेज करना, ये अगर हम करते रहेंगे ना, तो ये भी एक एंजॉय है जी। तो मैं तो कहूँगी कि परिस्थिति को भी, कितने भी दुख की बात हो, कितना भी हमारे जीवन का बुरा से बुरा समय चल रहा हो, उसे भी एंजॉय करो, क्योंकि वो परिस्थिति आपको कुछ सिखा रही है, वे आपको कुछ दे रही है जी। इसलिए उसे भी आप एंजॉय करो। लेकिन अगर कोई परिस्थिति है वो हमें कुछ सिखा रही है, ये देखने के लिए एक दृष्टि की जरूरत होती है जी। तो वो कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं? देखने के लिए दृष्टि चाहिए, अर्थात मैच्योरिटी चाहिए। नेचर में मैच्योरिटी होनी चाहिए, तब हम उसको देख सकते हैं। उस चीज़ को सीरियस अगर हम लेंगे या थोड़ा सा मैनेज करेंगे, मैनेजमेंट के आधार पर चलेंगे, तो हम इजीली उसे कर सकते हैं। जैसे हम बोल रहे दीदी कि एक होती है सोच, एक होती है इच्छा, इन दोनों में क्या अंतर होगा? जी, सोच तो बहुत चलती है और बहुत प्रकार की है, जैसे मैंने शुरू में कहा। नेगेटिव सोच है, पॉजिटिव सोच है, अननेसेसरी सोच है, और कई ऐसी सोच भी है जो चलते फिरते आती और चली जाती है। लेकिन ये सोच एक नॉर्मल है जो आ रही है, जा रही है।
लेकिन जब सोच इच्छा का रूप लेती है, अर्थात उसमें हम सोच की एक्स्ट्रा एनर्जी डालते हैं, उसके ऊपर एक्स्ट्रा फोकस देते हैं उस सोच के ऊपर, तो वह इच्छा बन जाती है। उसे पाने के लिए पूरे हमने एनर्जी वहाँ पर स्टोर की, उसको कहेंगे इच्छा। जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में अंतःकरण से हमें निकल रहा है कि मुझे ये लेना है, मुझे ये प्राप्त करनी है, फुल एनर्जी वहाँ पर हमने स्टोर की है, तो उसे कहेंगे इच्छा शक्ति। इच्छा, और फिर वो शक्ति बन जाती क्योंकि हमने पूरी शक्ति, पूरी एनर्जी उस संकल्प में लगाई, उस सोच में लगाई। हम विल पावर भी बोल सकते हैं। विल पावर भी बोल सकते हैं। तो वही इच्छा। सोच में जब हम बहुत ज़्यादा एनर्जी लगा देते हैं तो वो हमारी इच्छा बन जाती इच्छा है। बन जाती उसमें हम और ज़्यादा एनर्जी लगा देते हैं तो वो हमारी विल पावर बन जाती विल पावर बन जाती है। दीदी, सोच, इच्छा, ये सारे हमारे मन में आते हैं। है जी। ये हमारे मन में क्यों आते हैं? सोच इच्छा एक ही है, सिर्फ उसका पैटर्न बदल गया पैटर्न क्योंकि बदल- एक्स्ट्रा हमने एनर्जी लगा दी। आत्मा की पहली शक्ति है मन, और मन अर्थात ही सोच। ओके। तो आत्मा की पहली शक्ति मन है, और वो सोच जब तक चल रही है तब तक जीवन है। जीवन क्रिया का चलना ये सोच के आधार पर है। इसलिए आत्मा के लिए कहा जाता है कि सबसे पहली आत्मा की शक्ति सोच है। दूसरी उसकी शक्ति है बुद्धि, जो निर्णय शक्ति, डिसीजन पावर। सोच तो चली, डिसीजन लिया, करना है नहीं करना है। फिर तीसरा आता है संस्कार, जो कर्म के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे बार बार बुद्धि ने डिसाइड कर लिया ना कि मुझे ये कार्य करना है, बिल्कुल। उसे हमने प्रैक्टिस की, बार बार उसको प्ले किया, तो वे मेरी नेचर बन गई, मतलब संस्कार में आ गई। तो वो प्रैक्टिस जो है वो संस्कार रूपी कर्म में ऐड हो गया। तो ये हमारी आत्मा का एक पैटर्न है। हर एक की आत्मा का पैटर्न अलग हो सकता यस, नेचर के साथ बदल सकता है, और है अलग अलग ही है। आपकी नेचर अलग है, मेरी नेचर अलग है, हर एक का सोच का तरीका अलग है। जब हम सोच की बात कर रहे हैं, सोच, कर्म और संस्कार, इन तीनों को हम एक अलाइनमेंट में लेके आएंगे तो हमारी मनचाही चीज़ हम प्राप्त करने के काबिल बन जाते हैं। जी। मनचाही चीज़ प्राप्त करने के लिए ये सब चीज़ें अलाइनमेंट में लाना, और मनचाही चीज़ कोई मटेरियल चीज़ हो सकती है। फॉर एग्जांपल, किसी को पैसों की इच्छा है, सोने की इच्छा है, कार की इच्छा है, बंगले की इच्छा है। ऐसा गोल रख के इन तीनों चीज़ों को अलाइनमेंट में लाना, क्या ये चीज़ सही है या ये चीज़ गलत है? डिपेंड करता है उस क्वालिटी के ऊपर, आपकी इच्छा के ऊपर, कि आपकी इच्छा कितनी प्योर है, कितनी आवश्यक है। तो प्रकृति उसे पूरा करेगी, जो आवश्यक है उसे वो जरूर पूरा करेगी, क्योंकि वो राइट अलाइनमेंट ले लेगी। लेकिन जहाँ पर आवश्यकता नहीं है और वहाँ पर हम फुल फोकस दे रहे हैं, मिल जाएगी, लेकिन उसका रूट गलत निकलेगा। कई बार हम देखते हैं कि एक व्यक्ति था जो किसी का एक्सपीरियंस सुना रहा था कि जब वो बहुत से एक साधारण व्यक्तित्व था उसको बहुत इच्छा थी कि मैं पॉलिटिक्स में एक अच्छा लीडर बन जाऊं, और अनायास ही उसको कोई ऐसा एक पर्सन भी मिल गया कि जो उसे उस रूट पे बहुत सक्सेसफुली ले भी गया। उसने अपनी सारी इच्छाओं को, सारे गोल को पूरा भी किया। बहुत सारा पैसा उसके पास है, आज उसका एक अलग स्टेटस है, सब कुछ है, पारिवारिक जीवन भी उसका अच्छा है। लेकिन पैसा इतना आया जो गलत मार्ग पर लगाना शुरू कर दिया। तो पैसा होते हुए भी आज ना के बराबर है। पैसा आएगा और चला भी जाएगा, कभी संपन्न महसूस नहीं कर पाओगे, कभी सुख उसका महसूस नहीं कर पाओगे, कभी संपन्नता के साथ संतुष्टता को आप महसूस नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जितना आवश्यक है उतना आपको मिल रहा है, भगवान दे रहा है, आप उसे प्राप्त करें। बाकी अननेसेसरी जो आवश्यक नहीं है उसके पीछे अगर पड़ेंगे तो मिल तो जाएगा, क्योंकि प्रकृति का नियम है। आपने जो इच्छा रखी है, जो प्रबल है, उसे आप पा तो लोगे, लेकिन उसे मैनेज करना,
उसे लॉन्ग लाइफ चलाना, इसके लिए आप में पॉजिटिविटी होनी चाहिए, सत्कर्म होने चाहिए, तब आप उसे संभाल पाओगे, नहीं तो नहीं। एक काफ़ी डिबेट होती है जी। कि समझ लीजिए दो अलग किस्म के लोग हैं, अलग नेचर के लोग हैं। एक व्यक्ति कहता है कि एक ही लाइफ है, कल किसने देखा है, पास्ट लाइफ का कोई एविडेंस नहीं है, भगवान का कोई एविडेंस नहीं है, आज जो करना है वो करना है, एक बार जीना है, एक बार मरना है, तो जितने मज़े हो सके कर लो। दूसरा व्यक्ति है थोड़ा सा जो नेचर में मानता है, गॉड फियरिंग है या फिर गॉड लविंग है, ऐसा बोल सकते हैं, जो एक्शंस और रिएक्शंस के बारे में सोच के थोड़ा गलत एक्शंस या फिर थोड़ा सा कुछ चीज़ें कम करने की कोशिश करता है। तो दोनों की रियलिटी तो सही है, उनके मन में उनको लग रहा है कि एक बार जी रहे हैं तो ये मैं कर लूँ, उसमें क्या गलत है। इसको लग रहा है कि नहीं यार, पास्ट लाइफ वगैरह होता है, अगला भी जन्म है और मुझे मेरे एक्शंस का रिएक्शन मिलने वाला है, इसलिए मैं कुछ चीज़ें ना करूँ। तो दोनों में से हम किसको एविडेंशियली सही कह सकते हैं? जो पास्ट लाइफ को समझ रहा है, जो रियलाइज कर रहा है, वह राइट एंगल पे जा रहा है। और जो कह रहा है कि पास्ट लाइफ वगैरह कुछ नहीं होती है, फ्यूचर कुछ नहीं है, वर्तमान में जी लो, तो वो उस समय अपने लिए ठीक है, क्योंकि वो जो कर रहा है वैसा ही उसको रिटर्न मिलेगा। ये तो रियल फैक्ट है। इसलिए आपको चॉइस करना है कि आपको किसे चूज करना है। लेकिन लास्ट मोमेंट हमारी लाइफ में एक ऐसा भी आता है, वहाँ पे हम ये महसूस करते हैं यार, कहीं तो कमी है, कहीं तो खालीपन है। वे खालीपन जो हमने इतना लाइफ को एंजॉय किया, सब कुछ किया, वो जो खालीपन है वो नहीं कर पाए, वो आप नहीं भर पाओगे, क्योंकि बहुत कुछ गवा दिया है। तो वो लास्ट मोमेंट आने के पहले ही आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छी तरह से एंजॉय करो। कौन कहता है नहीं करो, कीजिए, लाइफ होती है एंजॉय करने के लिए, लेकिन हर चीज में एक बैलेंस रखिए, तो आप उसका सही आनंद ले सकते हैं और जीवन में कभी भी कमी महसूस नहीं करेंगे। जैसे हमारा टॉपिक है सोच, कर्म और संस्कार। संस्कार का जितना मेरा लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है, कैसे बर्ताव करना चाहिए, कैसे बर्ताव नहीं करना चाहिए, कैसे बात करना चाहिए, कैसे कपड़े पहनने चाहिए, जो बड़े हैं उनका आदर करना है, छोटे हैं उनको शिक्षा देनी है, तो क्या यही संस्कार है या फिर सोल लेवल पे कुछ अलग संस्कार भी होते हैं? हाँ, सोल लेवल पर अलग संस्कार भी होते हैं, जो हमारे अनादि संस्कार माने जाते हैं। अनादि संस्कार, अनादि संस्कार जो सोल के साथ ही कनेक्ट है। हम यहाँ पर आकर के कितने भी नेगेटिविटी के इफेक्ट में आ जाए या बुरे संगत में आ जाए, और आपने जो उदाहरण दिया अभी कि अच्छे संस्कार क्या है, ये संस्कार परिवार से मिलते हैं। बिल्कुल, बड़ों का रिस्पेक्ट करना, ठीक से कपड़े पहनना, समय पर घर में आना, फैमिली के साथ एक स्नेह से रहना, संगठित रहना, ये आपको इस फैमिली से मिले हुए हैं। लेकिन जो सोल लेवल के जो संस्कार है, वे 7 प्रकार के संस्कार होते हैं। 7 प्रकार के संस्कार, 7 प्रकार के संस्कार, हमें बता सकते हैं? 7 गुणों से वो परिपूर्ण होती है। सुख, शांति, पवित्रता, आनंद, प्यार, सुख और प्रसन्नता। ये 7 गुण आत्मा के निजी नेचर में आते हैं। इसके लिए ये हमारे नेचर कैसी है या अनादि संस्कार कैसे है। देखो, व्यक्ति कितना भी क्राउड में रहे, 1 घंटा 2 घंटा बहुत ज़्यादा क्राउड एरिया में अगर वो बैठा हुआ है, कुछ समय के बाद उसकी भी एक लिमिट आ जाती है। कहते नहीं, बहुत हो गया, अभी थोड़ा शांति चाहिए है ना। क्यों? कुछ समय के बाद भी क्या चाहा? शांति चाहिए, क्योंकि शांति मुझ आत्मा की एक नेचर है जो अनादि है, आदि काल से ही आई है। वे बाद में ऐड नहीं होती, वो लुप्त स्थान पर हमारे आत्मा के अंदर है। वे समय समय पर बाहर स्क्रीन पर दिखाई देती है। जैसे क्राउड एरिया में का उदाहरण दिया, सेम वैसे ही है। कितना भी सुख मिले फिजिकल,
भौतिक सुख कितना भी हो, लेकिन जहाँ मन का सुकून न हो, जिस सुख में मन का सुकून न हो, वो सुख किस काम का। बिल्कुल। तो आत्मा का सुख जो गाया जाता है, जिसमें सुकून है, जो तृप्त करता है, वे सुख है। आज वो हम फिजिकल में ढूंढते हैं, जी। चीजों के रूप में ढूंढते हैं, लेकिन वो सुख टेम्पररी होता है, कुछ समय के लिए होता है। कुछ समय के बाद सुख वो चला जाता है। मनोरंजन हम करते, थोड़ा समय का सुख है, वो 3 घंटे के बाद खत्म। बिल्कुल। वो सुख जो हमें आध्यात्मिक रूप में एक मेडिटेशन के द्वारा प्राप्त हो सकता है, जो सुकून जो एक प्योर थॉट्स के साथ हम महसूस कर सकते हैं, जो फिजिकल इंस्ट्रूमेंट के थ्रू नहीं ले सकते हैं, वे सुख हमारी आत्मा का अनादि स्वरूप है। प्रेम और स्नेह डिफरेंट है। हम कहेंगे प्यार और स्नेह एक ही है, नहीं। प्यार जो हम देते हैं, जो हम दे रहे रिलेशन में, लेकिन उस प्यार में अटैचमेंट न हो। प्यार अगर होगा और अटैचमेंट भी होगी तो दुख होगा ना। तो कर्म है, जिम्मेवारी है, तो हम एक दूसरे को प्यार दे, अपने बच्चों को प्यार दे, अपने माता पिता को भी प्यार की आवश्यकता होती है, पत्नी को भी होती है, दे दीजिए, वे आपका कर्तव्य है। लेकिन उसमें अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए। अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए। अटैचमेंट दुख देती है, इसीलिए वो स्नेह नहीं बन जाता है। लेकिन दीदी, क्या ये सामने वाले एक पर्सन के ऊपर फेयर है कि हम उनसे प्यार करते हैं लेकिन उनसे अटैच नहीं है? फॉर एग्जाम्पल, मेरी बच्ची है, अगर मैं उससे प्यार करता हूँ लेकिन उससे अटैच नहीं हूँ, क्या वो उसके लिए करेक्ट है? देखो, अटैच होने की परिभाषा अलग है। आप प्यार दे रहे हो तो अटैच हो, रिलेशन के साथ अटैच हो, क्योंकि आप पिता हो, है ना। आपका कर्तव्य कि आपकी बच्ची को प्यार देना है। लेकिन अगर प्यार में बच्ची गलत कर्म कर रही है तो भी आप बोल रहे नहीं, बहुत अच्छा, आप उसको शिक्षा सावधानी नहीं दे रहे हैं, बहुत अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं, ये प्यार का गलत भाव है। लेकिन अगर आपका सच्चा प्यार है, अटैचमेंट नहीं है, तो आप एक प्योर प्यार को देते हुए आप उसको गलत का गलत बताएंगे, सही मार्ग दिखाएंगे, ये प्यार हो। अटैचमेंट वाला खुद भी दुखी होता है और दूसरे को भी दुख देता है। शिक्षा नहीं दे पाते, शिक्षा नहीं दे पाते। इसीलिए प्यार की परिभाषा ये नहीं है कि आप उसे बहुत डिटैच रहो या इतने अटैच हो जाओ जो खुद भी दुखी हो और वो जिसको दे रहे वो भी दुखी हो। क्योंकि ये भी होता है ना कि बच्चे से बहुत अटैचमेंट है तो उसे बाहर जाने नहीं देंगे, बांध के रखेंगे कि नहीं, उसको ये तो नहीं होगा, वो तो नहीं होगा। एज अ रिजल्ट उन्हें लाइफ का एक्सपोजर ही नहीं मिलता है। हाँ, तो ये भी हमारा अटैचमेंट, दुख देने वाला प्यार है। तो इसीलिए ये न करते हुए जो हमारी जिम्मेवारी है, जो स्नेह है, वे हमें देना है, वे करते हुए पूरा करना है, लेकिन बिना अटैचमेंट के। एक प्योर फॉर्म में स्नेह दो उसे, हर एक को स्नेह दो। प्यार से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण स्नेह है। स्नेह है। प्यार की परिभाषा बैलेंस में आता है, स्नेह है। ये आप दी। तो जैसे मैं समझ पा रहा हूँ दीदी कि जो आत्म संस्कार है, जो हमारे सोल के संस्कार है जी, हमें उसे रियलाइज करना है, राइट, उसे हमारी सोच में लाना है कि मेरी आत्मा को क्या चाहिए। ये अगर मैं मेरी सोच में ला पाता हूँ तो वो मेरी सोच में आ जाएगा। राइट। अब सोच का नेक्स्ट पार्ट है कि उसे हमें एक्शंस में लाना है। राइट, प्रैक्टिस जरूरी है, प्रैक्टिस में लाना है। उसको मैं प्रैक्टिस करता हूँ जी, तो एज अ रिजल्ट मेरे से अच्छे कर्म हो जाते हैं, जिससे वापस मेरे सोल को ही शांति या सुख मिल जाता है। जी। तो क्या ये है सर्कल ऑफ लाइफ? यही सर्कल लाइफ है, जो थॉट से प्रारंभ हुई और थॉट के साथ ही एंड हुआ। लेकिन लेना क्या है? एक अच्छाई को ग्रहण करना है, अच्छी फीलिंग्स को अपने साथ लेके चलना है। दीदी, थैंक यू सो मच, आज आप हमारे पॉडकास्ट में आए। इतनी ब्यूटीफुली आपने हमें सोच, कर्म और संस्कार और थोड़ा
कार्मिक अकाउंट्स के बारे में और थोड़ा पास्ट लाइफ के बारे में भी हमें समझाया, सिखाया, और हम आतुरता से आपकी वेट करेंगे अगले पॉडकास्ट के लिए। जरूर। थैंक थैंक यू यू सो थैंक मच। यू।